हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? अच्छे हैं सभी? चलिए, तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कल हमने कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिजीज के बारे में अध्ययन नहीं किया था, जो कि प्रोटोजोआ जनित रोग थे। ठीक है, तो प्रोटोजोआ जनित डिजीज में मोस्ट जो डिजीज है जो हमसे अक्सर पूछी जा सकती है या पूछी जाती है, उस डिजीज का नाम है मलेरिया। ठीक है, मलेरिया रोग से सभी ग्रसित भी रह चुके हैं और परिचित भी है ना। लगभग सभी के हो ही जाता है ये मलेरिया, ना अपने जीवन काल में हो ही जाता है। ठीक है भाई, चलिए देखिए भाई, मलेरिया डिजीज के बारे में आज हम बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर बात करने वाले, तो आप ध्यानपूर्वक इस डिजीज के बारे में समझना। ठीक है, ये आपके लिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से और कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट टॉपिक है, तो ध्यान से समझना आप। मलेरिया, ठीक है, तो मलेरिया की मैं रोग जनक की बात करूं, इसका रोग जनक है प्लाज्मोडियम। ठीक है, इसका रोग वाहक है मादा एनाफ्लीज। ठीक है, इसकी जाति है प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवेल। ठीक है, सामान्य जाति प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। ध्यान से आप मेरी बात को यहां पर समझिए। एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन यहां से पुटअप होता है, और वो क्वेश्चन क्या पुटअप होता है भाई? वो अक्सर ये पूछता है कि मलेरिया रोग का रोग जनक, तो हम उसमें क्या करते हैं, हमेशा ही मादा एनाफ्लीज लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि बचपन से हम इसके बारे में सुनते आए हैं कि मलेरिया जो रोग है वो मच्छर के काटने से होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है ना। तो अधिकतर बच्चे इस रोग को फैलाने वाले को मतलब इस रोग का जो रोग जनक है वो किसको मान के चलते हैं हम? मादा एनाफ्लीज को। ठीक है, तो यहां मैं आपका एक कंफ्यूजन दूर कर देना चाहता हूं। मलेरिया रोग को जो फैलाता है रोग जनक, या मैं कहूं कि मलेरिया रोग जिससे उत्पन्न होता है उसे हम रोग जनक कहते हैं, और उसका नाम है प्लाज्मोडियम। ठीक है, जबकि इस रोग का वाहक मतलब क्या है? इस प्लाज्मोडियम को ले जाने वाला, ये प्लाज्मोडियम तो है मलेरिया रोग को फैलाने वाला। ठीक है, लेकिन इस प्लाज्मोडियम को हमारे शरीर तक पहुंचाने के लिए जिस साधन की आवश्यकता होती है वह है मादा एनाफ्लीज। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आप दूर कर लेना कि मादा एनाफ्लीज जो मच्छर है वो इस प्लाज्मोडियम को मानव शरीर के अंदर पहुंचाने का कार्य करता है केवल। ठीक है, ये खुद रोग उत्पन्न नहीं करता मादा एनाफ्लीज, इसका काम केवल इतना है कि जो प्लाज्मोडियम होता है उसे मानव शरीर के अंदर तक पहुंचाने का। समझ में आ गई बात? तो ये दो क्वेश्चन आप यहां से याद रखना। रोग वाहक तो है मादा एनाफ्लीज मच्छर और रोग जनक है प्लाज्मोडियम।
ठीक है। कई बार इनकी जातियां भी पूछ ली जाती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि प्लाज्मोडियम की 4 प्रजातियां हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवेल। तो 4 प्रजातियों में से जो सबसे सामान्य प्रजाति है, कॉमन प्रजाति जिससे अधिकतर मलेरिया रोग फैलता है, वह है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके बहुत नॉलेज की हैं भाई, इनको आप याद रखना। रोगजनक कौन है, रोगवाहक कौन है, सामान्य जाति कौन सी है, और कितनी इसकी जातियां हैं, कौन कौन सी। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब यहां मैं आगे आपको बताऊं तो मलेरिया रोग के बारे में हम थोड़ी अलग प्रकार से यहां पर बात करेंगे, फुल डिटेल के साथ। देखिए प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम वह द्विपरपोषी जीव है। द्विपरपोषी जीव का क्या मतलब है कि यह अपना पूरा जीवन चक्र, प्लाज्मोडियम अपना जीवन चक्र 2 परपोषियों के अंदर पूरा करता है। 2 परपोषी, पहला परपोषी मानव, ठीक है, दूसरा परपोषी मच्छर। मेरी बात समझ रहे हैं? जो प्लाज्मोडियम होता है वह अपना जीवन चक्र 2 परपोषियों में पूरा करता है, मानव में और मच्छर में। तो इसीलिए प्लाज्मोडियम को हम द्विपरपोषी जीव कहते हैं। ठीक है, मानव के अंदर यह अलैंगिक जनन करता है। कौन सा जनन करता है? अलैंगिक जनन। जबकि मच्छर के अंदर ये कौन सा जनन करता है? लैंगिक जनन। ठीक है, बात को जरा ध्यान से समझो, ये नॉलेज की बातें जो आपको समझनी है, ये कंसेप्ट है मलेरिया डिजीज को समझने का। प्लाज्मोडियम द्विपरपोषी जीव है, मानव के अंदर और मच्छर के अंदर ये पूरा एक जीवन चक्र कंप्लीट करता है। इसी जीवन चक्र को हम अभी आगे पढ़ेंगे भी, समझेंगे। मानव तो है इसका प्राथमिक परपोषी और मच्छर है इसका द्वितीयक परपोषी। वैसे बायोलॉजी में ये माना जाता है कि कोई भी जीव यदि लैंगिक जनन किसी में करता है तो वह उसका प्राथमिक परपोषी होता है, लेकिन यहां पर अपवाद है। ठीक है, ये क्वेश्चन नीट में और कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लाज्मोडियम का जो प्राथमिक परपोषी है वो तो है मानव, जबकि इसमें एक कैसा जनन शो करता है? अलैंगिक जनन। वैसे अलैंगिक जनन के अकॉर्डिंग यह इसका द्वितीयक परपोषी होना चाहिए था, लेकिन हम इसको प्राथमिक परपोषी मानते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडियम का जो लैंगिक जनन है वो है कंप्लीट होता है मच्छर में, तो इसे हम मानते हैं द्वितीयक परपोषी। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, प्लाज्मोडियम की बात चल रही है। अच्छा, तो ये सिस्टम आपको समझ में आ गया कि ये द्विपरपोषी है, एक मानव में और एक मच्छर में। मानव में अलैंगिक जनन करेगा और मच्छर में लैंगिक जनन करेगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसके जीवन चक्र की कंप्लीट रूप से। ठीक है, इसका जीवन चक्र किसका? प्लाज्मोडियम का। तो बहुत शॉर्ट में और अच्छे तरीके से थोड़ी डिटेल के साथ हम इसके जीवन चक्र को देखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आपके पीडीएफ में जो जीवन चक्र है वो बहुत ही शॉर्ट है। जब मैं आपको इसको फुल डिटेल से समझाऊंगा ना, तो आप उस पीडीएफ की जो थ्योरी है उसको आसानी से समझ जाएंगे, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, थोड़े बड़े रूप से हम यहाँ पे देख लेते हैं भाई, है ना। चलिए, हमारी क्या बात चल रही है कि आखिर जो प्लाज्मोडियम है वह अपना जीवन चक्र कैसे पूरा करता है। और वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि जो मलेरिया परजीवी है
अच्छा, इसको मलेरिया परजीवी बोलते हैं, प्लाज्मोडियम, है ना। यह अब 2 परपोषियों में अपना जीवन चक्र करता है, ये पता है ना हमको, अभी तो देखा था। तो देखिए ध्यान से आप मेरी बात को समझना। सर्वप्रथम मैं शॉर्ट थ्योरी यहां पे लिखूंगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फिर टाइम लगेगा। सबसे पहले क्या होता है, सर्वप्रथम मच्छर जब व्यक्ति को काटता है, चलो मैं ऐसे ही बताता हूं ना, थ्योरी में टाइम लगेगा मुझे, है ना, और ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी नहीं है, डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूं, आप समझना। लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से सुनिए। कोई भी मच्छर है, ठीक है, तो मच्छर क्या करता है, मैं बोल रहा हूं ना, वो है आपकी डिटो थ्योरी से मिलेगा, कहीं कोई आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना। मच्छर आया, पिन ऐसे आता है, पिन पिन करके ना, यहां पर बैठ गया। अच्छा, बैठते ही उसने क्या किया, अपने डंक को हमारी स्किन के अंदर, या मैं कहूं ब्लड वेसल्स में चुबो दिया। यही होता है। एक मादा एनाफ्लीज मच्छर है, वह किसी स्वस्थ व्यक्ति के हाथ पर बैठा या कहीं भी बैठा, तो वो क्या करता है, अपनी निडल को, अपने जो डंक है निडल को इंजेक्ट कर देता है ब्लड वेसल्स में, हमारी रुधिर वाहिनी में। अब मच्छर की जो लार होती है, बात को जरा ध्यान से समझो, मच्छर की जो लार होती है ना, लार, उस लार में प्लाज्मोडियम का लार्वा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, प्लाज्मोडियम की लार्वा अवस्था का नाम, या मैं कहूं संक्रमण अवस्था का नाम जो होता है, वह होता है स्पोरोजोइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार पूछ लिया जाता है कि मलेरिया की संक्रमण अवस्था का नाम, मलेरिया परजीवी की संक्रमण अवस्था का नाम, अर्थात प्लाज्मोडियम की उस शिशु का, लार्वा का या अवस्था का नाम बताओ जो मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं स्पोरोजोइट। आपको याद रखना है कि स्पोरोजोइट जो होते हैं वो मलेरिया रोग को फैलाने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। मतलब इसकी क्या है, बढ़ती रहती हैं एज, अरे मतलब जैसे लार्वा है, फिर छोटा बच्चा बना, फिर बड़ा बच्चा बना, फिर वयस्क बना, मतलब ऐसे, ठीक है। तो जो संक्रमण फैलाने वाली स्टेज है मलेरिया परजीवी की, वह है स्पोरोजोइट। और स्पोरोजोइट जो रहते हैं ना, वो हमेशा मच्छर की लार में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं, मच्छर की लार में। यहां तक बात समझ में आ गई। अब सुनिए ध्यान से, कहानी सुनिए। जैसे ही किसी मच्छर ने, मादा एनाफ्लीज ने मनुष्य को काटा, तो स्पोरोजोइट जो होते हैं वो मनुष्य के रक्त परिसंचरण तंत्र में चले जाते हैं। एक बात मुझे बताओ, ये लाइन क्लियर समझ में आई कि नहीं आई? सामान्य घटना है, कोई मादा एनाफ्लीज है, वो यहाँ पर हाथ पर बैठा और उसकी लार ग्रंथियों में कौन है, स्पोरोजोइट, ठीक है। तो ये स्पोरोजोइट हमारी बॉडी के अंदर, या मैं कहूँ ब्लड वेसल्स में पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, बताओ? पहुँचेगा भाई, श्योर। चलो भाई ठीक है, पहुँच गया। अब क्या होगा, अब स्पोरोजोइट रक्त वाहिनी के माध्यम से पहुंचता है यकृत में। कहां पे पहुंचता है, यकृत में। मैं यहां पे छोटा छोटा बता देता हूं। ये स्पोरोजोइट है जो ब्लड वेसल्स में गया और ब्लड वेसल्स से पहुंच गया यकृत की आरबीसी में। बहुत अच्छी तरीके से समझना, स्पोरोजोइट कहां था, मच्छर की लार में। स्पोरोजोइट ब्लड वेसल्स में आया, ब्लड वेसल्स के माध्यम से ये उस व्यक्ति के कहां पहुंचा, यकृत में पहुंचा, ठीक है। यकृत में होती हैं आरबीसी, बताओ होती है कि नहीं होती? और यकृत में ग्लाइकोजन भी होता है ना, आपको पता है ना, हमारा यकृत एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर करके रख लेता है। तो जो स्पोरोजोइट है वो यकृत के ग्लाइकोजन
और आरबीसी के हीमोग्लोबिन। बात को बहुत अच्छी तरीके से समझना आप। यकृत के ग्लाइकोजन और आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसको ये क्या करता है, खाता है। ये इसका प्रमुख भोजन है स्पोरोजोइट का। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये बहुत मोस्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ रही है आपको। तो ये जो जीवन चक्र चल रहा है ये अभी मानव के शरीर का चल रहा है, मानव के शरीर का ही तो चल रहा है। कैसे? स्पोरोजोइट यहां पे आ गए, यकृत में पहुंच गए, यकृत से लिया ग्लाइकोजन और आरबीसी से लिया हीमोग्लोबिन, इसको ये खाते हुए चल रहे हैं। जब ये खाते हुए चलते हैं तो ये क्या है, सबसे पहला अपना अलैंगिक जनन यहां पर करते हैं। यकृत में जैसे ही ये पहुंचेंगे, भाई एक दो ही जाएगा, तो वो क्या करते हैं, पहले अपना अलैंगिक जनन करते हैं और वहां पर अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। मतलब स्पोरोजोइट ने क्या किया, अलैंगिक जनन। तो बहुत सारे स्पोरोजोइट बन गए, है ना। तो उन्होंने क्या किया, ग्लाइकोजन और हीमोग्लोबिन को खाना स्टार्ट कर दिया। ये जो स्पोरोजोइट हैं मोस्टली केवल आरबीसी कोशिका को ही अफेक्ट करते हैं और किसी कोशिका को नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक है। केवल आरबीसी को प्रभावित करते हैं ये, है ना। और वो भी यकृत की, यकृत में जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे और किसी अंग में नहीं पाए जाएंगे, ये केवल यकृत में जाते हैं। तो इनको खाना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या है, स्पोरोजोइट जो है वो आकार में बड़ा हो जाता है और इस बड़े आकार वाले का नाम होता है ट्रोफोजोइट। यह इसकी वयस्क अवस्था का नाम है। स्पोरोजोइट लार्वा अवस्था थी या शिशु अवस्था थी। जैसे इन्होंने यहाँ पे भोजन करना स्टार्ट हुआ, इनका आकार बड़ा हो गया और उस आकार को नाम दिया गया ट्रोफोजोइट। क्या नाम दिया गया, ट्रोफोजोइट। अब ये ट्रोफोजोइट क्या करता है, यह आरबीसी के अंदर जाकर अपना अलैंगिक जनन कंप्लीट करता है। इसने भी क्या किया भाई, अपना अलैंगिक जनन किया। और जैसे ही ये अलैंगिक जनन करता है, अब बात को जरा ध्यान से समझो, ये जो आरबीसी होती है इसमें ये बना देती है क्या, युग्मक। क्या बना दिया इन्होंने, अपने युग्मक। अब संतान नहीं बनी, यहां तो इन्होंने संतान निर्माण किया, मतलब अपनी संतति उत्पन्न की, बहुत सारे संक्रमण और जीव बनाए। लेकिन बाद में क्या होता है कि जब ये अलैंगिक जनन और करता है तो वहां केवल इसके युग्मक बनते हैं। तो अभी यहां पे आप युग्मक तक रहने दो, अभी आगे की मैं आपको बात बताता हूं कि ये मलेरिया रोग कैसे फैलाएगा। ध्यान समझो, ये जो ट्रोफोजोइट है ये क्या करता है, हीम और ग्लोबिन, क्योंकि मैंने कब बताया था ना, हीमोग्लोबिन को खाता है। कौन, ट्रोफोजोइट या मैं कहूं स्पोरोजोइट, जो भी आप मान सकते हैं। तो ग्लोबिन तो है एक प्रोटीन और हीम है एक आयरन। आयरन है ना हीम, आप जानते हैं। तो प्रोटीन को तो ये कर जाता है क्या, डाइजेस्ट, है ना। लेकिन हीम कण को ये पचा नहीं पाता। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, जो स्पोरोजोइट है वो लगातार हीमोग्लोबिन का भक्षण कर रहा है। तो ग्लोबिन जो प्रोटीन है उसका तो ये डाइजेशन करता है, लेकिन हीम कण को ये पचा नहीं पाता। तो हीम कण इसकी बॉडी के अंदर लगातार स्टोर होता जाता है और ये लगातार आरबीसी का भक्षण करता जाता है, हीमोग्लोबिन का भक्षण करता जाता है। तो एक कंडीशन ऐसी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट रूप से समझना इस लाइन को। अब आपका जो ट्रोफोजोइट है वो ज्यादा हीमोग्लोबिन के भक्षण करने से फूल गया है ना। और उसने क्या किया, ग्लोबिन को तो पचा लिया, लेकिन हीम कण उसकी बॉडी के अंदर स्टोर हो गए बहुत ज्यादा संख्या में। तो जब इसकी लिमिट कंप्लीट हो जाती है तो ये ब्लास्ट हो जाता है ट्रोफोजोइट। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो ट्रोफोजोइट है ना, अत्यधिक भोजन करने से या मैं कहूं हीम कण के लगातार जमने से ये ब्लास्ट हो जाता है
और इसके ब्लास्ट होने से इसके अंदर जो स्टोर हीम कण हैं वो जैसे ही हमारी ब्लड वेसल्स में रक्त में त्यागे जाते हैं तो त्यागने के कारण ही हमें तुरंत कपकपी और ठंड लगती है और हमें बुखार आ जाता है और उसी को हम बोल देते हैं मलेरिया। तो ऐसे फैलाता है ये मलेरिया। बहुत सिंपल सा इसका लॉजिक है, कंसेप्ट देखो मैं एक बार आपको बताता हूं 1-2 लाइन में। मच्छर ने काटा, स्पोरोजोइट अंदर गया, सबसे पहले कहां पहुंचा? यकृत में। यकृत में क्या किया उसने? अपना अलैंगिक जनन कंप्लीट किया, अपनी संख्या को बढ़ाया, फिर उसने आरबीसी पर आक्रमण किया, आरबीसी में से हीमोग्लोबिन को खाया। हीमोग्लोबिन को जब ये खाते हैं तो उनका आकार बड़ा हो जाता है जिसे ट्रोफोजोइट कहते हैं। ठीक है, अब ट्रोफोजोइट क्या है? लगातार हीमोग्लोबिन को खाता रहता है। तो ग्लोबिन तो है प्रोटीन जिसको ये आराम से डाइजेस्ट कर जाता है, लेकिन हीम कण को ये आराम से नहीं पचा पाता। तो इसलिए लगातार भोजन करने से, हीमोग्लोबिन के भक्षण करने से हीम कण इसकी बॉडी के अंदर जमा होते जाते हैं और जब मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ओवर लिमिट हो जाती है, तो बस ये ब्लास्ट हो जाते हैं और इनके ब्लास्ट होने से हीम कण ब्लड वेसल्स में मुक्त होता है और उन्हीं हीम कण के मुक्त होने से हमें कपकपी के साथ तेज बुखार आता है और उसी को हम नाम देते हैं मलेरिया। तो ऐसे फैलता है भाई ये मलेरिया। ठीक है, तो ये जीवन चक्र आपको समझ में आ गया कि मानव में कैसे जीवन चक्र करेगा। अब आप इसको पढ़ना, शॉर्ट में आपको वहां पे मिलेगा, आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखिए तो ये तो मानव में जीवन चक्र था इसका। अब मच्छर में क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है। देखिए आपको पता ही है कि इसने युग्मक बना लिए थे मानव शरीर के अंदर। मैंने आपसे कहा था कि मच्छर के अंदर ये लैंगिक जनन करता है और लैंगिक जनन का मतलब है यदि युग्मक से संतति बने उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं और बिना युग्मक के बने तो उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। तो यहाँ पे बिना युग्मक के ही तो बनाया था मानव में, लेकिन याद रहे कि इनके युग्मक जो बनते हैं ना वो मानव के अंदर ही बनते हैं। ठीक है, अब समझो मेरी बात को, ध्यान समझो। ये युग्मक जो हैं क्या वो रोगी व्यक्ति के शरीर के अंदर हैं? बिल्कुल है। तो कोई मच्छर मादा एनाफिलीज और ऐसा मादा एनाफिलीज जिसके पास स्पोरोजोइट नहीं है ना, तो यदि कोई दूसरी मादा एनाफिलीज किसी रोगी व्यक्ति को काटे, अब क्या ये रोगी व्यक्ति है, इसको काटा, तो जो युग्मक हैं ये कहाँ चले जाते हैं? मच्छर के शरीर के अंदर चले जाएंगे। अब ये युग्मक कहाँ चले जाएंगे? मच्छर के अंदर। और यह ऐसा मच्छर है जिसके पास स्पोरोजोइट नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं? और पहला ऐसा मच्छर था जिसके पास स्पोरोजोइट थे जिसने मानव के अंदर छोड़े थे। अब इस मच्छर ने इसको काटा रोगी व्यक्ति को, तो ये युग्मक इसके पास चले गए। अब ये मच्छर है ना, अब ये युग्मक इस मच्छर के आमाशय में फर्टाइल होते हैं, निषेचित होते हैं। ये जो युग्मक है ना जो मानव के अंदर थे, ये पहुंच गए मच्छर के शरीर में। तो मच्छर के शरीर में जाते हैं ये आमाशय में, और आमाशय में ये इनका निषेचन हो जाता है। आमाशय में क्या हो जाता है? निषेचन। और निषेचन के बाद जो स्पोरोजोइट बनते हैं वो आमाशय से पहुंच जाते हैं लार ग्रंथि में। कहाँ पर पहुंच जाते हैं? लार ग्रंथि में। क्या बन जाते हैं ये? स्पोरोजोइट। ठीक है, अब ये ऐसा मादा एनाफिलीज है जिसके पास कौन है? अब स्पोरोजोइट। अब ये यदि किसी दूसरे व्यक्ति को काटे, एक स्वस्थ व्यक्ति को काटे, तो दोबारा से वही प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी जो मैंने अभी बताई थी। ठीक है, और फिर ये रोगी व्यक्ति हो गया, फिर इसमें ये कंडीशन चलेगी। तो बिल्कुल इस प्रकार इसका जीवन चक्र चल रहा है, आप देख लीजिए, मानव में भी और मच्छर में भी। समझ में आ गई बात? तो ये है इसका जीवन चक्र। तो अब मैं इसका एक डायग्राम आपके सामने बना देता हूं, छोटा सा डायग्राम, सिंपल सा, जिससे हम इसको समझ सकते हैं। देखिए तो सुनिए ध्यान से।
ये कोई स्वस्थ व्यक्ति का हाथ है भाई। अब मैं पेंटर नहीं हूँ, चित्रकार नहीं हूँ, आप बना लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं थोड़ा रफली डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए बस, है ना। ठीक है भाई, ये कोई मच्छर है और इस मच्छर ने क्या है, एक स्वस्थ व्यक्ति को काटा। यह स्वस्थ व्यक्ति का हाथ है, इस मच्छर ने इसको काटा, तो क्या होता है, जो स्पोरोजोइट हैं वो इसके अंदर पहुंच जाते हैं। ठीक है, यहां से जो स्पोरोजोइट हैं वो मनुष्य के यकृत में पहुंचते हैं। कहां पे पहुंचते हैं, मनुष्य के यकृत में। डायग्राम बना हुआ है, आप बना लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बुक से आप देख लेना, बुक से बना लेना, डिटो है, केवल आप समझ लीजिए बस, है ना। यकृत में पहुंच गए। यकृत में ये क्या करते हैं भाई, अपना अलैंगिक जनन करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं, और ये आरबीसी को संक्रमित करते हैं। आरबीसी को संक्रमित करते हैं, अलैंगिक जनन से उन्होंने अपनी संख्या को बढ़ाया, आरबीसी को संक्रमित करते हैं। संक्रमित करने के बाद क्या है, ये आरबीसी के अंदर अपने युग्मक बना लेते हैं, है ना। इससे दो प्रकार के युग्मक यहाँ पे बनते हैं, नर और मादा, दो प्रकार के युग्मक बन गए। अब यहां तक की जो बात है वो तो है किसके अंदर, मानव के अंदर। किसके अंदर, मानव के अंदर। ठीक है भाई, ये जीवन चक्र को किसके अंदर है, मानव के अंदर। अब जो ये युग्मक हैं, ये युग्मक, अब ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो रोगी व्यक्ति है, इस रोगी व्यक्ति को यदि कोई दूसरा मच्छर काटे, ये रोगी व्यक्ति है, इसको यदि कोई दूसरा मच्छर काटता है तो इसके पास क्या है, अब युग्मक है, तो ये युग्मक कहाँ पहुँचते हैं, इस मच्छर के अंदर पहुँचते हैं। ठीक है, कहाँ पे पहुँचते हैं, इस मच्छर के अंदर पहुँचते हैं। और जैसे ही मच्छर के अंदर पहुँचते हैं, ये युग्मक कहाँ जाएंगे भाई, आमाशय में। कहाँ पर, मच्छर के आमाशय में। यहाँ पे निषेचित होंगे, निषेचित होने के बाद ये लार ग्रंथि में जाते हैं, और जहाँ पर बहुत सारे क्या बन जाते हैं, स्पोरोजोइट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, स्पोरोजोइट। और फिर ये दोबारा किसी व्यक्ति को काटता है तो ये स्पोरोजोइट दूसरे व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं। तो इस प्रकार इनका जीवन चक्र मानव में और मच्छर में दोनों में चलता रहता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि मलेरिया रोग में, अब वो सिर दर्द, बुखार, उल्टी होना, ये सारे कॉमन लक्षण है, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। मोस्टली आपको मलेरिया डिजीज में जो समझना है ना, वो इसका रोगजनक, रोगवाहक, जाति, संक्रमण अवस्था का नाम, और ये डायग्राम आप बुक में अच्छी तरीके से देखना। उसके दो पोर्शन किए हुए हैं। एक पोर्शन तो यह मिलेगा आपको, यह तो है मच्छर परपोषी के अंदर, सॉरी मानव परपोषी के अंदर इसका जीवन चक्र, और इधर वाला पोर्शन आपको मिलेगा मच्छर परपोषी के अंदर जीवन चक्र। ठीक है, तो आपसे ये डायग्राम बहुत कई बार पूछ लिया जाता है। वो आपसे टुकड़ों में भी दे सकता है कि केवल मानव शरीर में इसके जीवन चक्र का आरेख बनाइए, केवल मच्छर के शरीर में इसके जीवन चक्र का आरेख बनाइए। तो आपको केवल यदि मानव शरीर पूछे तो इस हाथ से लेकर यहाँ हाथ तक बनाना है, और यदि आपको मच्छर का शरीर पूछे तो आपको यहाँ युग्मक से लेकर इस हाथ तक बनाना है। ठीक है, ऐसे करना है आपको। समझ में आ गई बात। तो यह है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज, जिसको हम क्या बोल के चलते हैं, मलेरिया बोल के चलते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट है भाई मलेरिया रोग। बाकी आप इसके लक्षण वगैरह बहुत सिंपल से आप देख सकते हैं। तो यदि किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आया है तो मेरे से पूछ सकता है,
मैं इसका जो जीवन चक्र है दोबारा बढ़िया डायग्राम बना के भी आपको बता सकता हूं, लेकिन यदि जीवन चक्र से ही आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, लेकिन वास्तव में किसी बच्चे को अब भी दिक्कत आ रही है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में बता सकता है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके सर इस डायग्राम को और अच्छा आप बना के समझा दीजिए, है ना। तो मैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा दूंगा, थोड़ा टाइम कम है इस बार, है ना। समझ रहे आप मेरी बात को। हाँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा रफली डायग्राम बनाया, लेकिन जीवन चक्र को अच्छा समझाया। तो यदि आप जीवन चक्र समझ लेते हैं और फिर आप बुक में उस डायग्राम को देखते हैं तो आपको 101% सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी बातें करेंगे अब कल।